खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आने वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 में शामिल होने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड पहुंचे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर गढ़वाला विधायक ब्रजभूषण गौरेला, फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी सहित अन्य भाजपा के नेता भी मौजूद थे। आज थानों के लेकर गांव में स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का शुभारंभ होगा। जहां कांग्रेस पार्टी सरकार को निकाय चुनाव न करने को लेकर लगातार हमला करती नजर आ रही है कि भाजपा सरकार निकाय चुनाव कराने से डरती है, क्योंकि पिछले 5 साल के भाजपा मेयर ने शहर में कुछ काम नहीं किया, जिसको लेकर लोग भाजपा के मेयर से और सरकार से नाराज गुस्सा हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि सरकार 25 दिसंबर तक निकाय चुनाव कराने की स्थिति में है और पूरी तरह से भाजपा चुनावी मोड में रहती है और पूरी तरीके से चाहे निकाय चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हो, पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपनी तैयारी करती है और चुनाव लड़ती है। दिसंबर से पहले निकाय चुनाव हर हालत में करने की स्थिति में होंगे, यानी कि चुनाव परिणाम 25 दिसंबर से पहले उत्तराखंड के निकायों का घोषित हो जाएगा। भावी सरकार की कैबिनेट के द्वारा मलिन बस्तियों को राहत देने वाला अध्यादेश लाने के बाद मलिन बस्तियों के लोगों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश की सत्ताधीन भाजपा सरकार हमेशा गरीबों के साथ है और हितों को लेकर कार्य कर रही है। देखिए, मैं अपने युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह धामी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर 543 से अधिक जो बस्तियां हैं, इससे लाभान्वित होंगी। देहरादून में 129 बस्तियां हैं और आज कांग्रेस का सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तीसरी बार हम अध्यादेश ला रहे हैं। बस्तियों को अगर बचाने का काम किया है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और धामी जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये कांग्रेसियों के ऊपर एक तमाचा है। और क्योंकि कांग्रेस हमेशा मलिन बस्ती की राजनीति करने की बात करती है, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व होता है कि आज मलिन बस्ती का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। अभी आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोट मिले। इससे पहले नगर के चुनाव में हमारा बहुत बड़ा, विधायक के चुनाव में इन लोगों का अपार समर्थन उनको मिला और हमेशा भारतीय जनता पार्टी इन बस्ती वासियों के साथ में है। और इसके लिए मैं धामी जी का एक बार अभिनंदन करता हूँ, पूरी कैबिनेट का वो करता हूँ कि ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिससे अगर ये अध्यादेश नहीं आता तो शायद इनकी दिवाली रोज फीकी रह जाती। और ये दिवाली का एक तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है बस्ती वासियों को दिया है, इसके लिए उनका जितना भी आभार। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड के सचिवालय परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा दीपावली उत्सव हेतु बनाए गए सजावटी उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएस रतूड़ी ने महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। मुख्य सचिव ने सभी प्रदेशवासियों से दीपावली के अवसर पर स्थानीय कारीगरों, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की खरीदारी का अनुरोध किया है। इस अवसर पर सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बनाए हुए प्रोडक्ट्स की खरीदें। दिवाली में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लोकल प्रोडक्ट्स ही यूज करें। तो हम लोगों के बच्चों ने जो बनाए, ये तो अपने प्रदेश के बच्चे, उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, उन्होंने जो बनाया है, सब लोग इन्हीं को यूज करें। इसीलिए हम यहाँ से एक गिफ्ट सैंपल ले जा रहे हैं। थैंक यू। कांग्रेस ने उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमना का कहना है कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने से भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा
6 वर्ष पूर्व जब एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया गया था, उसी वक्त राज्य की भाजपा सरकार को इस मसले पर कर्मचारियों के हित में नीति बनाकर उनको समायोजित करना चाहिए था, किंतु सरकार उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय चली गई और अब सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। तो एक बार फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार उपनल कर्मचारियों के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का कर्मचारी विरोध असली चेहरा बेनकाब कर रही है। देखिए, उत्तराखंड में लगभग 22,000 उपनल कर्मचारी हैं। राज्य का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहां उपनल कर्मचारी न हो। स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, राज्य के सिंचाई से लेकर के, पिटकुल से लेकर के सारे विभागों में उपनल कर्मचारी हैं और बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो केवल उपनल कर्मचारियों की बदौलत चल रहे हैं। उपनल कर्मचारियों में से 22,000 कर्मचारियों में से बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 10 वर्ष से लेकर के और 20 वर्ष का सेवा काल जिनका हो गया है उत्तराखंड में अपनी सेवा योगदान देने का, उनके नियमितीकरण की बात चल रही है। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, कांग्रेस ने एक प्रयास किया था कि इनको चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, उसके लिए एक पॉलिसी बन रही थी। तब तक राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई, सरकार में मुख्यमंत्री बदल गए। जब दोबारा मुख्यमंत्री आए तो वो मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने काम ही नहीं करने दिया और दल बदल करवा करके सरकार को गिराने का काम कर दिया। उसके बाद जो स्थितियां हुई, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सरकार बन गई तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उपनल कर्मचारियों के पक्ष में कभी सोचा ही नहीं। उसके बाद एक जनहित याचिका में 2019 में एक फैसला हुआ जिसमें उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का आदेश सरकार को दिया गया। सरकार उसके खिलाफ एसएलपी में चली गई, सुप्रीम कोर्ट। 6 साल बाद अब उस पर एसएलपी पर जब निर्णय आया और एसएलपी सरकार की खारिज हो गई, यानी कि उच्च न्यायालय नैनीताल का जो आदेश था उसको सरकार को मानना चाहिए था। अब सरकार उस रिव्यू पिटीशन में जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जो खारिज करने का आदेश है उसके खिलाफ। हमारा कहना है कि जब 2021 में उपनल कर्मचारियों ने हड़ताल करी, सबसे लंबी हड़ताल उनकी, और वो हड़ताल अपने अंजाम तक पहुंची, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के 2 मिनिस्टर हड़ताल के जो अनशन स्थल था वहां पहुंचे। वहां पहुंच करके उसमें गणेश जोशी भी थे और पहुंच करके कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि भाई मुख्यमंत्री से हम आपकी बात करा रहे हैं, जो आपकी मांग है नियमित करने की, समान काम समान वेतन की और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर हम आपको न्याय दिलवाएंगे, और उनकी हड़ताल समाप्त करवा दी। आज मैं पूछना चाह रहा हूं वो मिनिस्टर कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं जो उस समय कर्मचारियों को गुमराह करने गए थे, आश्वासन देने गए थे, उनकी हड़ताल खुलवा दी। आज जब सरकार पे पैरवी करने की जरूरत है, गणेश जोशी जी को पैरवी करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि अप्रैल 2021 में मैं गया था, कर्मचारियों को मैंने हड़ताल खुलवाई थी इस बात पर कि मुख्यमंत्री से मैं आपका काम करवाऊंगा। आज जब उच्च न्यायालय का आदेश राज्य में लागू होने का जब समय आ रहा है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पे जा रही है एसएलपी जो खारिज हुई उसके खिलाफ, तब वो मंत्री जी गायब है, खामोश है। वो सारे लोग खामोश है जो उस समय हड़ताल खुलवाने गए थे। कांग्रेस का यह कहना है कि राज्य की सरकार को तमाम उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए, और इस बारे में मैं शीघ्र मुख्यमंत्री जी से मैंने समय मांगा है, मैं उनसे मिलूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि वो रिव्यू पिटीशन में न जाए, उनसे आग्रह करूंगा कि सरकार हाईकोर्ट के निर्णय को सम्मान करते हुए चरणबद्ध तरीके से उपनल के कर्मचारियों को चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के आधी बद्री खेती और थापली गांव के मशरूम उत्पादन के मॉडल के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। कृषि के उद्यान विभाग की ओर से जहां गांव में मशरूम शेड का निर्माण शुरू कर दिया गया है, वहीं काश्तकारों को कंपोस्ट वितरण के साथ ही क्षेत्र के 10 काश्तकारों को प्रशिक्षण के लिए हरिद्वार भेजा गया है। योजना का उद्देश्य जनपद में मशरूम उत्पादन बढ़ाना और प्रशिक्षण के लिए बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना है। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने कहा है कि गैरसैंण क्षेत्र में काश्तकारों की ओर से फसलों को वन्य जीवों द्वारा नुकसान पहुंचाने की शिकायत को देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके लिए गैरसैंण ब्लॉक के आधी बद्री खेती और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे यहां एक और काश्तकारों की आय में वृद्धि होगी। वहीं जनपद के अन्य क्षेत्रों में मशरूम का उत्पादन करने के इच्छुक काश्तकारों को
सुगमता से प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। देखिए, गैरसैंण ब्लॉक को क्योंकि वहाँ पे खेती में काफ़ी जंगली जानवरों के द्वारा नुकसान किया जाता है फसलों का, तो ये निर्णय लिया गया था कि उनको मशरूम की ट्रेनिंग करवाते हुए जिला योजना के माध्यम से 8 ऐसे हट्स तैयार किए जाएंगे जिनमें वो मशरूम की खेती कर सकेंगे। और अभी हमारे 28 काश्तकार हरिद्वार गए हैं मशरूम की ट्रेनिंग लेने के लिए, और ये सभी महिलाएं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं। तो गैरसैंण के 3 गांव हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पे हम ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और भविष्य में इसको मशरूम रूट के रूप में गैरसैंण से कर्णप्रयाग तक विकसित करने की योजना है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, और ये जो पायलट प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होगा ये एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे जिले के अन्य काश्तकार भी प्रेरित होंगे और यहीं पे उनको एक ट्रेनिंग का अवसर भी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये स्वरोजगार के दिशा में एक अहम कदम। तो चलिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। घर सीमेंट से नहीं, भरोसे से बनता है, तभी तो इसमें परिवार रहता है। ACC सीमेंट, भरोसा अटूट। Madhusudan 100% देसी घी, guarantee tested by gas chromatography. Madhusudan Dahi, UHT milk and charge. स्वागत है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा मानसून सीजन में बारिश से सरकारी विभागों को हुए नुकसान के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी नैनीताल ने हल्द्वानी स्टेडियम के आसपास हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया और समन्वय समिति के साथ बैठकर जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी नैनीताल में निरीक्षण के दौरान बताया गया कि बरसात के मौसम में गौला नदी के तेज बहाव में खेल विभाग, PWD, सिंचाई, NHSI अन्य विभागों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए समन्वय समिति गठित की गई थी, जिसका सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द से जल्द स्टेडियम की सुरक्षा, दीवार तथा NHAI की सड़कों की मरम्मत को लेकर सभी विभागों को आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य करने को कहा गया है और जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बार जो आपदा आई थी उसमें बहुत ज़्यादा नदी का जो जल भराव प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गोला के किनारे उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा था। उसमें PWD की रोड भी है और रेलवे का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ NHAI का ब्रिज है और ये खेल विभाग का एक स्टेडियम भी है। तो ये सारे एसेट्स में फ्यूचर जो प्रोटेक्शन वर्क्स है और जो डिजास्टर मिटिगेशन के काम है वो किस प्रकार से करे जाएं, उसके लिए एक समिति विभिन्न विभागों के आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए हमने गठित करी थी। उन्होंने अपनी जो सर्वे है वो पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है और उनकी जो रिकमेंडेशंस है उस पर फाइनल निर्णय लेकर शासन को प्रेषित किया जाना है। उसी के लिए आज मैंने यहाँ पर विजिट किया है और अभी हम अधिकारियों के साथ इसमें एक मीटिंग भी करेंगे और जो भी रिकमेंडेशंस डिफरेंट डिपार्टमेंट ने दी हैं अपने अपने प्रोटेक्शन वर्क्स के लिए, उसमें एक विभाग के कार्य से दूसरे विभाग के एसेट को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये
समन्वय बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो भी फाइनल रिपोर्ट इसमें बनेगी सभी की सलाह से, उसको हम लोग शासन को प्रेषित करेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो प्रोटेक्शन वर्क का जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जनपद वासियों से शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि किसी को भी जिले की कानून व्यवस्था को हाथ में लेने व शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोक शांति को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में प्रदर्शन के लिए संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ को सशर्त अनुमति देते हुए इसके लिए पूर्वाह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। इस संबंध में प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों के साथ गत दिन हुई वार्ता में प्रदर्शनकारी संगठन के नेताओं ने अनुमति की शर्तों के अनुसार तय रूट और समय के भीतर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की वचनबद्धता व्यक्त की थी। नगर में आज धारा 163 BNSS के तहत निषेधाज्ञा भी लागू की गई थी। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वहां पर ध्यान न दें और किसी भी उकसावे व बहकावे में आकर शांति व्यवस्था को प्रभावित करने के गलत तत्वों के प्रयासों को कामयाब न होने दें। लक्सर में उपजिलाधिकारी लक्सर व RTO ने एक साथ मिलकर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान RTO ने 8 ई-रिक्शा सीज किए और 15 ई-रिक्शा चालकों के मौके पर ही चालान काटे। उपजिलाधिकारी और RTO के संयुक्त कार्रवाई के लक्सर के वाहन चालकों में हड़कंप मच रहा और उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस तरह के चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेंगे। चेकिंग अभियान में 8 ई-रिक्शा सीज की गई है और जबकि 15 ई-रिक्शा चालकों के मौके पर ही चालान काटे गए हैं। अनियंत्रित ई-रिक्शा संचालन हो रहा है, विदाउट कोई चल रहा है, क्लियर गवर्नमेंट चल रहा है, जो ट्रैफिक को बहुत जगह डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो सबसे कार्रवाई की है। तो इस वजह से सभी वाहनों पर लगभग 8 हमारी सीज हो गई हैं और 15 के आसपास में टोटल जिलाधिकारी महोदय पुलिस और परिवहन के साथ ज्वाइंट करें और जो इंचार्ज है हमारे जो जिला रजिस्ट्रेशन के हैं, जिला इंश्योरेंस के हैं, जो भी दस्तावेज होने चाहिए अगर इसके बिना अगर चल रहे तो कार्रवाई करना है। इसी के साथ आज हमने अभियान चलाया है, इसमें 15 चालान हुए हैं। दीपावली पर्व पर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाते हुए कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन के इस अभियान के तहत मुख्य बाजार में अवैध रूप से आतिशबाजी बेचने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए आतिशबाजी जब्त करने की कार्रवाई की गई है। SDM राहुल शाह की अगुवाई में पुलिस और प्रशासन की टीम ने रानीखेत रोड, पैट पड़ाव व मुख्य बाजार में मिलावटखोरों व अवैध तरीके से आतिशबाजी बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। प्रशासन की कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार अपनी अपनी दुकान भी बंद कर फरार हो गए। इस अवसर पर SDM राहुल शाह ने बताया कि चलाए गए अभियान के तहत 2 स्थानों पर मावे व अन्य के सैंपल लिए गए हैं। यदि यही वह सैंपल खाद्य विभाग के विपरीत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि रामनगर के मुख्य बाजार में 2 जगह पर अवैध रूप से आतिशबाजी बेचते हुए लोग पकड़े गए हैं, जिनकी दुकान से आतिशबाजी जब्त कर पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की गई है। बाजार में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बार बार शिकायत है कि कई लोगों द्वारा भीड़ भाड़ स्थलों में पटाखे बेचे जा रहे हैं, जो पूर्णतः प्रतिबंधित है। पटाखों के लिए जगह चिन्हित की गई है जहाँ पर पटाखे बेचे जाएंगे। इसके अलावा जिसको विक्रेता है उनके निर्धारित भंडार स्थल है, वहीं से वो अपनी पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। ऐसे लोग जो यहाँ पे बेच रहे हैं उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। दो जगह मैंने पटाखे अवैध रूप से बेचने पाए गए, जिनके खिलाफ पुलिस की एक्ट में भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा अवैध रूप से बिकने वाले पटाखों को जब्त किया गया। इसके अलावा रानीखेत रोड में अभी नगर पालिका द्वारा पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया, जिसमें कि गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह निर्धारित की गई है। लेकिन फिर भी संज्ञान में आ रहा है कि ठेलों वालों के द्वारा या अन्य प्रकार के व्यवसाय द्वारा उस जगह को घेरा जा रहा है, इससे पार्किंग की अव्यवस्था पैदा हो रही है।
ऐसे अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को भी हटाया गया है। इनके खिलाफ भी जो गंदगी कर रहे थे गंदगी चालान किया गया। इसके अलावा प्लास्टिक बेचने वाले प्लास्टिक बेचने का चालान भी किया है। इसके अलावा रामनगर अंतर्गत 2 ऐसे थोक विक्रेता जो मिठाई का व्यापार करते हैं उनकी भी उनके सैंपल लिए गए हैं। जहाँ पे भी जो भी अनियमितता पाई जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री और मेडिकल स्टोरों पर हो रही अनियमितताओं की शिकायत के बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने पिरान कलियर की कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। जांच के दौरान सभी मेडिकल स्टोर पर व्यवस्थाएं सही पाई गई, फार्मासिस्ट मौजूद मिले और सीसीटीवी कैमरे भी दुरुस्त पाए गए। हालांकि कुछ स्टोर मालिक छापेमारी की सूचना मिलने पर ही अपने स्टोर बंद कर फरार हो गए, जिन पर आगे औचक निरीक्षण किया जाएगा। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि छापेमारी के दौरान स्टोरों में रखी दवाइयों के स्टॉक और उनके रजिस्टर की जांच की गई। ये सुनिश्चित किया गया कि स्टोरों में कोई भी प्रतिबंधित दवाई उपलब्ध न हो और सभी रिकॉर्ड सही हो। सभी मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट की उपस्थिति जांची गई। इस दौरान फार्मासिस्ट ही स्टोर पर मौजूद मिले जो नियमानुसार सही था। हालांकि स्टोरों पर व्यवस्थाएं सामान्य रूप से सही मिली, लेकिन कुछ छोटी मोटी खामियां मिली जिन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। थाना क्षेत्र से मेरे पास कुछ शिकायत आई थी। उनके द्वारा कहा गया था कि एक संयुक्त निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिकल स्टोर हैं जिनकी शिकायतें आई हैं, तो उनके साथ आज मेरे द्वारा यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं। हालांकि अभी तक जितने मेडिकल स्टोर चेक किए उन पर सारा जो भी है फार्मासिस्ट मिले और कैमरे उनके लगे हुए हैं और कुछ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के मैंने उनके आदेश दिए हैं। बाकी कुछ ऐसे मेडिकल जो अभी भाग गए हैं तो पुनः जो है उनके निरीक्षण किए जाएंगे और लगातार जारी रहेगा। और जो है अगर कोई भी अगर इस तरीके से अगर कोई दवाइयों का मिसयूज करता है तो उसमें निश्चित ही कार्रवाई होगी। और पुलिस हमेशा जो है अलर्ट रहती है इस चीज़ के लिए। अगर उन्हें कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है तो मैं जरूर इस पर कार्रवाई करूँगी। कितने मेडिकल चेक किए मैडम आप? अभी फिलहाल हमारे द्वारा 7-8 मेडिकल चेक किए गए हैं, जिनमें टोटली हमें फार्मेसी नित्ता पाई गई। थोड़ा साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी तो वो दुरुस्त कराने को बोला। अच्छा, बिल वगैरह जैसे कि? हाँ, बिल वगैरह फिलहाल तो सभी लोगों ने मुझे बिल दिखाया है, बिल पक्के बिल दिखाया है, बट उन्हें आगाह भी किया गया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से जो है दवाएं नहीं खरीदेंगे और जिससे भी दवाएं खरीदेंगे बिल पे खरीदेंगे, क्योंकि देहात क्षेत्र में कहीं पर भी जो स्पूरियस दवाइयाँ हैं उनका जो है यूज हो सकता है। ऐसे लोगों से अवॉइड करने के लिए उन्हें ये निर्देश हैं कि बिल पक्के और जो है। हल्द्वानी के स्टैंडर्ड स्वीट हाउस में गुरुवार को किच्छा से फ्रिज ठीक करने आए मैकेनिक के सर पर सिलेंडर गिर गया, जिससे उसके सर के पर खच्चे उड़ गए और मौके पर ही फ्रिज मैकेनिक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। फ्रिज मैकेनिक के घर में जैसे ही मौत की खबर पहुंची तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया और दर्जनों लोग किच्छा से हल्द्वानी पहुंचे, जिन्होंने स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने कहा कि दुकान स्वामी की लापरवाही की वजह से मैकेनिक की मौत हुई है। उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। एसपी सिटी प्रकाश आर्य ने बताया कि मैकेनिक के परिजनों द्वारा दी जाने वाली तहरीर और पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्टैंडर्ड वालों का कल परसों फोन गया होगा। कौन स्टैंडर्ड? अच्छा, वहाँ ये सुबह प्रातः काल आए और प्रातः काल आने वाले बोले फ्रिज कहाँ है, तो मालिक ने कहा फ्रिज दूसरे गोदाम में रखे हुए हैं, आप वहाँ चेक करने जा सकते हैं। इन्होंने वैक्यूम और सामान मांगा और सामान मांगने के बाद वो ये लोग हम लोग बाहर आ गए और ऊपर से सिलेंडर स्लिप से छूट के नीचे गिर गया। आप क्या चाहते हो? उसकी मौत हो गई क्या? अभी उसको 2.5 घंटे पहले फोन आया था कि उनको हॉस्पिटल ले जाना आके देखा दोनों कहीं का फर्क पड़े हैं। चले गए तो मानते कि कोई नहीं आया। अच्छा, तो मानते कि ये क्या ये मैं जो मौत हुई मिली भगत से ये लापरवाही। मुझे एक बच्चे की सिलेंडर सर पर गिरने के कारण दरवाजे पर मौत हुई है, जिसमें कि पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसमें तहरीर आ गई है। उसी के अनुसार इसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि पुलिस इसमें जांच करेगी कि सिलेंडर कैसे गिरा है, किसकी लापरवाही है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे तहरीर मिलती है उसी के अनुसार की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके बाद तो चलिए उत्तराखंड के खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।